Okay, so our today's topic is mastering the literature review. This is an important chapter of thesis. This is the second chapter of your thesis, that is titled literature review. यानी चैप्टर का नाम ही लिटरेचर रिव्यू है. तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं या हाउ वी कैन गो अबाउट इट. Now, what will be the goals of this session, or the session that we are having about literature review? First of all, the conceptual clarity. We have to understand the purpose and structural requirements of an effective scholarly review. यानी सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है, और दूसरा ये कि स्ट्रक्चर वाइज ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जिनके बगैर लिटरेचर रिव्यू को हम कंप्लीट कंसिडर नहीं करते वो कौन सी हैं. देन क्रिटिकल असेसमेंट. डेवलप द एनालिटिकल टूल्स टू एवेल्युएट रिसर्च सिग्निफिकेंस एट मेथोडोलॉजिकल रिगर. यानी आपके पास इतना एनालिटिकल क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों के जब रिसर्च वर्क्स पढ़ें तो उनकी रिसर्च सिग्निफिकेंस को और जिस तरह से उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई की है उसको आप एवेल्युएट कर सकें. आपकी जो रिसर्च होती है उसके अंदर आप जब लोगों के रिसर्च आर्टिकल्स को, थीसिस को, या स्टडीज़ को या बुक्स को इंक्लूड करते हैं तो आप 2-3 एंगल से इंक्लूड करते हैं. एक तो आप ये कहते हैं कि जो मैंने मेथड यूज़ किया है इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए, यही मेथड कुछ और लोगों ने भी इस चीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया था और उनके ये रिजल्ट्स आए थे. एक आप ये कहते हैं कि जो टॉपिक मैंने स्टडी किया है ये दूसरे लोगों ने भी स्टडी किया है और उनकी ये फाइंडिंग्स थी. एक आप ये कहते हैं कि मैंने जो टॉपिक स्टडी किया है उसके ऊपर ये थीरी ये थीरीज लगा के और लोगों ने भी स्टडी किया और उनके ये रिजल्ट आए थे. ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्टडीज़ के अंदर अपने स्टडी से रिलेटेड लोगों की रिसर्चेस को इंक्लूड करते हैं. एक आपकी मेथोडोलॉजी, एक आपका की थ्योरी और एक आपका टॉपिक, उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट रिसर्चेज होती है. आप सिर्फ ये नहीं बताते कि फ़लाँ ने स्टडी की, आप ये बताते हैं कि फ़लाँ ने इस एंगल से ये रिसर्च की थी और उसकी ये फाइंडिंग्स थी, या उसने ये चीज़ें जो थी उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, या उसने उसको इस एंगल से स्टडी किया था और उसने ये आइडेंटिफाई किया था, या वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सका था. तो अब हम करने जा रहे हैं. वहीं से तो आपका रिसर्च गैप निकल रहा है ना, कि इन लोगों ने ये चीज़ स्टडी की, ये चीज़ उन्होंने फाइंड आउट की, लेकिन ये चीज़ वो फाइंड आउट नहीं कर सके या इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट और दिस रिसर्च इज़ गोइंग टू डू इट. सो इस तरह से आप उनको क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं और अपने थीसिस के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होगी आपके थीसिस की, दैट यू हैव टू इंक्लूड. Okay, give me 1 minute. Okay, sorry for the interruption. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, यानी हम किस तरतीब से उन स्टडीज़ को इंक्लूड करेंगे. स्लाइड नंबर 2. सो किस तरतीब से हम इन स्टडीज़ को अपने थीसिस में इंक्लूड करेंगे. हमारे थीसिस के अंदर जो हेडिंग्स हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा. पहले हम अपने टॉपिक के हवाले से लिखेंगे, या पहले हम अपनी थ्योरी के हवाले से लिखेंगे, या पहले हम अपने मेथड के हवाले से लिखेंगे, या पहले जो हमने स्पेसिफिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं हम उनके हवाले से लिखेंगे. हम क्या करेंगे, उसके अंदर तरतीब क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए इस चैप्टर की, ये भी हमने ऑब्वियसली देखना है. सो हमने टेक्निक्स देखनी है, वो देखनी है टेक्निक्स इस सेशन के अंदर, जिसमें हम वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेंट, स्ट्रक्चर एंड ड्राफ्ट द सिंथेसिस और रिव्यू, कि हमने इस चैप्टर के अंदर चीज़ों को कैसे इन्वेंट करना है, स्ट्रक्चर करना है और ड्राफ्ट करना है. आई डोंट थिंक फ़हीम देयर विल बी एनी इशू, सिवाय इसके कि आप कि जो चीज़ें आपने सीखनी थी वो आप नहीं सीख पाए होंगे, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस करें और उन रिकॉर्डिंग्स को देखें ताकि आपने जो चीज़ें मिस की हैं आप उनको रिव्यू कर लें, ताकि आप जब थीसिस लिखें तो उसमें आप वो मिस्टेक्स ना करें और आपका थीसिस फेल ना हो.
देन स्कॉलरली इंटेग्रिटी, ये बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से अक्सर थीसिस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इंश्योर appropriate citation standards and avoid common writing pitfalls, वो pitfalls हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। हर चैप्टर हर लेसन के एंड पे हम देखते हैं कि कॉमन pitfalls कौन सी हैं, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं उस चैप्टर की जो हमने हर सूरत अवॉइड करनी है। तो हमने इंश्योर करना है कि चूंकि ये लिटरेचर रिव्यू चैप्टर है तो उसमें तो साइटेशंस ही साइटेशंस होंगी, हम दूसरों के वर्क्स बता रहे हैं तो जगह जगह हम उनके नामों को उनकी डेट्स को साइट करेंगे। एक तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, दूसरा ये कि जिस जिसका वर्क हमने लिया है उसको हमने साइट करना है और फिर एंड पे उसका रेफरेंस भी देना है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली करनी है उनकी साइटेशन। जर्नल की साइटेशन का तरीका डिफरेंट होता है, वेबसाइट की साइटेशन का तरीका डिफरेंट होता है, बुक की साइटेशन का तरीका डिफरेंट होता है। Then actionable drafting. From initial research notes, a polished professional manuscript. अब एक्शनेबल ड्राफ्टिंग क्या होती है कि पहले आप अपने इनिशियल नोट्स बनाते हैं, पहले तो जितना आपके पास डाटा इकट्ठा होता है, फिर आप उससे अपना एक पॉलिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट निकालते हैं। पहले आपको जितना डाटा मिलता जाता है आप वो इकट्ठा करते जाते हैं, फिर उसमें से जो रेलेवेंट होता है उसको अलग करते हैं, फिर आप उसको तरतीब देते हैं और फिर आप उसको रीफ्रेज करते हैं। So what are the goals of this session? Conceptual clarity, critical assessment, organization strategy, scholarly integrity, and then actionable drafting. देन डिफाइनिंग द लिटरेचर रिव्यू। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। ये बिब्लियोग्राफी नहीं होती। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, हम एक लिस्ट देते हैं जिसमें हम राइटर्स के नाम लिखते हैं, उनकी बुक्स के नाम लिखते हैं, आगे डेट देते हैं और हम ये बताते हैं कि ये कब पब्लिश हुई और किसने पब्लिश की। उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, कब पब्लिश हुए, कैसे पब्लिश हुए, किसने पब्लिश किए, दैट्स इट। लिटरेचर रिव्यू लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स नहीं है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली रिव्यू है, आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ अदर रिसर्चेस, जिसमें आप ये बताते हैं कि ये जो स्टडीज़ हैं आपकी रिसर्च से कैसे रेलेवेंट हैं और इन रिसर्चेस की फाइंडिंग्स क्या थी। सबा कौन सा वाला पॉइंट ब्रीफ रिपीट करना है? बिकॉज आई सेड सो मैनी थिंग्स, तो अब आप मुझे ये बता दें कि रिपीट कौन सा पॉइंट करना है, वो स्पेसिफाई कर दें ताकि मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। एनीवेज ये बिब्लियोग्राफी नहीं है, ये क्या है, आपकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन है दूसरों के वर्क्स की, तो इसे वैसा ही लगना चाहिए। एक वीडियो तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी अक्सर, वो तो शेयरेबल ही नहीं रहेगी। यू नो द साइज ऑफ वीडियोस वो शेयरेबल नहीं रहती अगर बहुत बड़ी हो जाए तो। स्लाइड नंबर 2 जो है उसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि आगे जो हम यूनिट पढ़ेंगे या चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है पर सी। उसमें हमने बेसिकली ये देखा है कि मैंने आपको ये बताया है कि जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो थीसिस का जो पर्पस है और जो उसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है, यानी थीसिस लिटरेचर रिव्यू का जो चैप्टर है उसका पर्पस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो हम लोगों के लिटरेचर दूसरे स्कॉलर्स की जो राइटिंग्स होती हैं उनको हम एनालिटिकली रिवाइज करते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, उनकी मेथडोलॉजिकली उन्होंने किस तरह से काम किया है उसको एवेल्युएट करके हम अपनी रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जब हम अपनी उन रिसर्चेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, हमारे लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में किस तरतीब से उन रिसर्चेस को आना चाहिए, कि पहले हमारे टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस आएँ या पहले थ्योरी से रिलेटेड आएँ या पहले मेथड से रिलेटेड आएँ। फिर हमने ये भी देखना है कि जब हम इन रिसर्चेस को मेंशन कर रहे हैं तो फिर हम उनकी प्रॉपर साइटेशंस भी देंगे। जब हम ये मेंशन करेंगे कि फ़लाँ
जैसे मैकलम ने ये कहा था, रूजवेल्ट ने ये कहा था, अमजद ने ये कहा था, सारा ने ये कहा था, तो फिर साथ में हम उनको साइट करेंगे। तो साइटेशन के हर जो फॉर्मेट होता है उसके अपने तरीके होते हैं। APA 7 का अपना एक स्टाइल है साइटेशंस का, तो हमने ये भी इंश्योर करना है कि वो साइटेशन हमने प्रॉपरली फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली दी है और कहीं किसी साइटेशन को हमने मिस नहीं किया। यानी हमने ये तो बता दिया कि एक स्टडी हुई थी और उसमें ये कहा गया था और आगे हम साइटेशन देना ही भूल गए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो साइटेशन इंटेग्रिटी लाजमी होनी चाहिए और साइटेशन देते हुए जो फिट फॉल्स आती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और फिर जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं अपने मैन्यूस्क्रिप्ट की यानी लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर की, तो उसमें यूजुअली जो मेथड फॉलो होता है, ज़्यादातर लोग जो फॉलो करते हैं वो क्या होता है कि पहले हम अपने जितनी भी हमें रेलेवेंट रिसर्चेज मिलती हैं उनमें से हमें जो रेलेवेंट मटेरियल मिलता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं। फिर उसमें से जो मटेरियल हमने अपने थीसिस से सबसे रेलेवेंट लगता है उसको हम अलग कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं क्योंकि मैंने इस तरतीब से अपने थीसिस में इसको इंक्लूड करना है। फिर हम उसको रीफ्रेस कर लेते हैं। रीफ्रेस जब कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनल जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है वो रेडी हो जाता है। दैट इज़ व्हाट आई सेड इन दिस स्लाइड। देन अब हम ये देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बिब्लियोग्राफी यानी लिस्ट ऑफ वर्क्स नहीं होता। ये बेसिकली एक क्रिटिकल लुक है लोगों की स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें हम उनकी इवेल्यूएशंस देते हैं। हम एवेल्यूएट करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें फाइंड आउट की, ये चीज़ स्टडी की, कैसे की, क्या फाइंडिंग्स आई और क्या चीज़ें ये फाइंड नहीं कर सके। A literature review is a critical look at the existing research that is significant to your work. So basically हम किसी ऐसी रिसर्च को क्रिटिकली लुक कर रहे हैं, क्रिटिकली उसको देख रहे हैं जो हमारे वर्क से रिलेटेड है। अनलाइक एन अनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, एनोटेटेड होता है जिसमें आपने तरतीब से चीज़ें लिखी हुई हों। इट फोकसेस ऑन कनेक्शंस बिटवीन सोर्सेज। सो बेसिकली हम लिटरेचर रिव्यू में सोर्सेज का एक दूसरे के साथ कनेक्शन देते हैं और उसी कनेक्शन के हिसाब से हम उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। यू आर वेलकम जाहिद। It provides the necessary background, demonstrates familiarity, and allows you to carve out a space for your own contribution by highlighting what is missing. So literature review क्या करता है, सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है आपकी रिसर्च को कि अच्छा ये पूरी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, ये मैथडोलॉजीज ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं, ये थेरीज ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं, इन इलाकों में या इन एरियाज़ में ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। फेमिलियरिटी को डेमोस्ट्रेट करती है, यानी ये बताती है आपका लिटरेचर रिव्यू कि आप अपने टॉपिक से कितने फेमिलियर हैं, आपने अपने टॉपिक के हवाले से कितनी स्टडी ऑलरेडी कर रखी है। फिर ये आपको इस लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है यानी जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं वो कितनी यूनिक है और वो कौन सा वाला गैप है जिसको वो फिल करने जा रही है। यानी उन रिसर्चेज में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो स्टडी होने से रह गई थी जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं या जो आपकी रिसर्च है वो उस गैप को फिल करने जा रही है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, to provide the background, to demonstrate familiarity, and to basically highlight what is missing and what your contribution is. Okay, so then let's have a look at the core purpose of literature review. First of all, it establishes the importance of your research. Situates your research within the existing scholarly conversation, यानी पहले तो वो establish करता है कि आपकी रिसर्च जो है, जो इस वक्त जो रिसर्च हो रही है उसके हिसाब से कहाँ खड़ी है, किस तरह से उससे रेलेवेंट है। प्रूविंग द टॉपिक इज़ वर्थी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रूव करता है आपका लिटरेचर रिव्यू कि आपका टॉपिक जो है वो इस काबिल है कि उस पर रिसर्च की जा सके या की जानी चाहिए। फिर मास्टरी डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी ये बताता है कि आप इस फील्ड में या इस टॉपिक पे जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस पे आपकी कितनी महारत है, उसको आपने कितनी अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है और उसके हवाले से आपकी कितनी थॉरो नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है। सो इट शोकेसेस योर एक्सपर्टीज एंड फेमिलियरिटी विद द मोस्ट प्रेवलेंट theories and seminal studies in the field. Then identify gaps. आपका लिटरेचर रिव्यू गैप्स आइडेंटिफाई करता है कि ये वो एरियाज हैं
जिनमें अभी तक इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई, और इन्हीं में से मैंने ये वाला एंगल पकड़ा है और मैंने ये रिसर्च करनी है। चलिए बेटा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप वो रिकॉर्डिंग्स सुने। आपको सारी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस जो जो मैंने दी हैं, कहाँ मैसेज करना है, क्या करना है, सब कुछ उनमें मौजूद है। ठीक है, आप वो देखें और उसके बाद फिर जो चीज़ें जैसे करनी हैं वो आप पूछ लें। ठीक है। पिन पॉइंट्स knowledge deficits or contradictions that justify the necessity of your current or future research। अब लिटरेचर रिव्यू से हमें क्या पता चलता है? पहले तो हमें ये पता चलता है कि अगर कहीं नॉलेज में कहीं कोई कमी है तो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके, ये जहाँ तक चीज़ें रिसर्च हुई हैं, फाइंड आउट हुई हैं, ये चीज़ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो हमारी रिसर्च ये आइडेंटिफाई करेगी। ये 2-3 लोग हैं, इन्होंने रिसर्च किया है, एक कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, दूसरा कह रहा है ये चीज़ ऐसे है, तीसरा कह रहा है ऐसे है। इनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स में कंट्राडिक्शन आ रही है, एक दूसरे को ये कंट्राडिक्ट कह रहे हैं। एक कह रहा है कि ए ट्रू है, दूसरा कह रहा है बी ट्रू है, तीसरा कह रहा है सी ट्रू है। अब हम रिसर्च करके फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि तीनों में से कौन सही है और किस हद तक सही है। ये भी एक रिसर्च गैप बन जाता है। फिर आ जाता है तीसरी चीज़ जो आपका लिटरेचर रिव्यू आइडेंटिफाई करता है, वो ये करता है कि आपकी ये जो करंट या फ्यूचर रिसर्च है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको जस्टिफाई करना, वाई इज़ इट नेसेसरी, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये जो गैप्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का काम भी कौन सा चैप्टर करता है? लिटरेचर रिव्यू। फिर मैथडोलॉजिकल इंसाइट्स भी यही प्रोवाइड करता है, ये इस्टेब्लिश करता है कि आपके जो मेथड्स हैं वो किसने प्रोवाइड किए थे, कौन कौन से लोगों ने इनको ऑलरेडी यूज़ किया है, किस हद तक ये ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, और कितने हद और किस हद तक इनसे जो है वो ऑथेंटिक और वैल्यूएबल रिजल्ट्स ऑलरेडी लोगों ने फाइंड आउट किए हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि हवा में कोई ऐसे ही एक मेथड आ गया है, ये एस्टैब्लिश्ड मेथड्स हैं, एस्टैब्लिश्ड थेरीज़ हैं जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि पिटफॉल्स जो हैं वो अवॉइड हो सकें। और आप ये भी बता सकते हैं कि ओके, पिछली रिसर्चर ने ये वाली थ्योरी अप्लाई की थी इस तरह से, जिससे रिजल्ट सही नहीं आया, मैंने इस तरह से अप्लाई करनी है ताकि ये वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपनी मेथडोलॉजी और थ्योरी से रिलेटेड एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आप कौन से चैप्टर में करते हैं? लिटरेचर रिव्यू में। सो व्हाट इज़ द कोर पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू चैप्टर? To establish the importance, to demonstrate mastery, to identify gaps, and to provide methodological insight. Now we are going to move towards the writing of the literature review. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम एक लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर देख रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो उसको हम इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्टिव बनाती हैं? सबसे पहली चीज़ है रिसर्च ट्रेंड्स। जब हम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स और शिफ्ट्स और पैटर्न्स को हाईलाइट करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, अपने टॉपिक से रिलेटेड, ऑफ कोर्स जनरल शिफ्ट्स और ट्रेंड्स नहीं, अपने टॉपिक से रिलेटेड जब हम शिफ्ट्स और ट्रेंड्स को अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर आउटलाइन करते हैं, स्कॉलरली इंटरेस्ट को कि ओवर टाइम उनमें कितने चेंजेस आए हैं। यानी लेट सपोज कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं अर्ली चाइल्ड एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो लाइक 1980s में ये बिलीव किया जाता था, स्कॉलर्स ने ये आइडेंटिफाई किया, फिर 1990s में ये आइडेंटिफाई किया, 2000s में ये आइडेंटिफाई किया, 2010 टू 2015 में ये रिसर्चेज हुई और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। यानी कुछ चेंजेस आ रहे थे आइडेंटिफाइज में, इंप्रूवमेंट आ रही थी। पहले ये बिलीव करते थे, फिर ये आइडेंटिफाई हो गया, फिर ये आइडेंटिफाई हो गया, फिर ये आइडेंटिफाई हो गया। तो ये क्या हो गया? ओवर टाइम जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं स्कॉलर्स के, जो एरियाज ब्रॉडन हो रहे हैं, अगर आपने उसको इस्टेब्लिश किया है तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो एक इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू है। इसी तरह से अगर हम फेमिनिस्ट थ्योरी लगा रहे हैं, तो फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो 1960s में क्या थी, किन एंगल्स से वर्क्स को स्टडी करती थी, 1990s में किस एंगल्स से स्टडी करती थी, 2015 में किस एंगल से स्टडी करती थी, अब किस एंगल से स्टडी कर रही है, और आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज एस्टैब्लिश करते हैं, तो व्हाट यू आर एस्टैब्लिशिंग,
scholarly interest changes and shifts in patterns in scholarly interest over time. अगर आपने ये किया है तो आपका लिटरेचर रिव्यू क्या है, effective literature review है. Second thing is strengths and weaknesses. A critical appraisal of existing evidence and research quality. यानी जो भी रिसर्चेज आपने एवेल्यूएट की हैं आप उनकी स्ट्रेंथ्स भी बताएंगे और उनकी वीकनेसेस भी बताएंगे कि ये जो रिसर्च थी इसने ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई या एवेल्यूएट की, और ये चीज़ जो थी ये इसने अच्छे से आइडेंटिफाई या एवेल्यूएट नहीं की, या इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई या एवेल्यूएट करने में ये रिसर्च नाकाम रही. इसके पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड थे, या इसकी मेथोडोलॉजी लिमिटेड थी, या इसका स्कोप, जो भी उसकी वीकनेसेस थी. जो उसकी स्ट्रेंथ्स थी वो भी आपने बताई हैं, जो उसकी वीकनेसेस थी उन रिसर्चेस की वो भी बताई हैं. सिर्फ स्ट्रेंथ्स अगर आप बताएंगे या सिर्फ वीकनेसेस बताएंगे सारी रिसर्चेस की तो आपका लिटरेचर रिव्यू क्या है, इफेक्टिव नहीं होगा. तो उसमें हम पैटर्न यूजुअली क्या फॉलो करते हैं कि कुछ रिसर्चेस की हम स्ट्रेंथ्स बताते हैं, कुछ रिसर्चेस की हम वीकनेसेस बताते हैं, कुछ रिसर्चेस की हम स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बता देते हैं. तो वो क्या बना देता है हमारे लिटरेचर रिव्यू को इफेक्टिव. यानी अगर हमारा लिटरेचर रिव्यू जो चेंजेस आए हैं पैटर्न्स में और ट्रेंड्स में ओवर टाइम उनको इफेक्टिवली बता रहा है तो वो एक इफेक्टिव रिव्यू लिटरेचर रिव्यू है. अगर वो स्टडीज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को कवर कर रहा है तो वो एक इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू है. अगर वो नॉलेज गैप्स जो भी हैं, क्लियर नीड फॉर करंट और फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर एस्टैब्लिश कर रहा है तो भी वो एक इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू है. तो एक इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू में तीन चीज़ें क्लियरली होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए. एक तो रिसर्च ट्रेंड्स में जो चेंजेस आए ओवर टाइम वो एस्टैब्लिश करे. दूसरा, जो स्टडीज़ आप अप्रेज कर रहे हैं, जिनका रिव्यू कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को एस्टैब्लिश करे. तीसरा ये कि करंट और फ्यूचर रिसर्चेस के लिए जो नॉलेज गैप्स हैं उनको भी क्लियरली एस्टैब्लिश करे. तो ये तीन चीज़ें आपके लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में लाजमी होनी चाहिए. अब इस चैप्टर का भी 5 स्टेप राइटिंग रोड मैप होता है, यानी आप 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले आप करते हैं प्लानिंग. आप डिफाइन करते हैं कि स्कोप क्या होगा, फोकस क्या होगा और डिसिप्लिन कॉन्टेक्स्ट क्या होगी. यानी सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है ना कि आपकी जो रिसर्च है वो ELT के डिसिप्लिन में फॉल कर रही है, लिंग्विस्टिक्स के डिसिप्लिन में फॉल कर रही है, लिटरेचर के डिसिप्लिन में फॉल कर रही है. ज़ाहिर है फिर आप रिसर्चेस भी उसी फील्ड से रिलेटेड निकालेंगे. अगर आपकी स्टडी ELT से रिलेटेड है तो आप लिटरेचर से रिलेटेड रिसर्चेस तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ना. पहले तो आपने उसका स्कोप डिफाइन कर लिया, फिर उसमें से भी आप सब कैटेगरीज में चले जाते हैं. ELT में भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है और थियोरेटिकल टीचिंग मैथडोलॉजीज आ जाती हैं, अप्लाइड मैथडोलॉजीज आ जाती हैं, तो उसमें आप उसको डिवाइड कर लेते हैं. लिंग्विस्टिक्स में भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स है, फिर सब फील्ड्स हैं जैसे सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, इसी तरह से और भी बहुत सारी उसकी सब फील्ड्स हैं. डिस्कोर्स एनालिसिस है, कन्वर्सेशन एनालिसिस है, तो सब जॉनरास में आप उसको डिवाइड करते हैं. इसके बाद उसका जो फोकस है, यानी वो पर्टिकुलर एरिया जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर थ्योरी जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो आप डिसाइड कर लेते हैं और फिर उनसे रिलेटेड स्टडीज़ को आप निकालते हैं. तो ये होती है आपकी प्लानिंग फेज कि आपका टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी फील्ड्स बन रही हैं, ताकि आप सिर्फ उसी से रिलेटेड की टर्म्स डालें और उससे रिलेटेड रिसर्चेस को ही आप आइडेंटिफाई करें. देन कम्स रिसर्च. जब आप डेटाबेसेस को यानी रिसर्च कलेक्ट कर रहे होते हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल रिसोर्सेज को, तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ रिसर्च. जब आपने प्लान कर लिया कि ओके मेरा टॉपिक, फील्ड, डिसिप्लिन ये है और उससे रिलेटेड मुझे इन कीवर्ड्स वाली रिसर्चेस चाहिए होंगी, तो उसके बाद फिर आप रिसर्च करते हैं. इसके बाद जब आपने वो रिसर्चेज इकट्ठी कर ली, उनसे रेलेवेंट मटेरियल जो आपको लगा कि ये रेलेवेंट हो सकता है उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया. अब आप उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. क्रिटिकली एवेल्यूएटिंग इंडिविजुअल एंड कंबाइंड सोर्सेज. अब उसमें आप उनको एवेल्यूएट करते हैं. जो मटेरियल आपको लगता है कि रेलेवेंट है उसकी आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं रेलेवेंट, उनको आप एवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं. आप उनकी स्ट्रेंथ्स को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी वीकनेसेस को एवेल्यूएट करते हैं. जो ओवर टाइम ट्रेंड्स में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं. ये भी आप इसी स्टेज पे करेंगे, एनालाइजिंग की स्टेज पे. फिर आप करते हैं ड्राफ्टिंग.
अब आप इन फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करना शुरू करते हैं, यानी तरतीब देना शुरू करते हैं, हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, टॉपिक वाइज उनको अलग करना शुरू करते हैं। फिर उस टॉपिक के अंदर भी पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। यूजली हम दो सीक्वेंसेस फॉलो करते हैं, एक टाइम का सीक्वेंस, दूसरा टॉपिक का सीक्वेंस। उस हिसाब से हम उनको अरेंज कर लेते हैं ताकि वो एक कोहेसिव नैरेटिव बन जाए। ऐसा ना लगे कि कोई हौच पौच सी बात हो रही है, एक बात हो रही है मशरिक की, दूसरी हो रही है मगरिब की, और फिर वापस हम मशरिक पे आ जाते हैं, फिर साउथ पे चले जाते हैं, फिर साउथ से हम ईस्ट पे चले जाते हैं, ईस्ट से हम फिर नॉर्थ पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस, एक तरतीब में बात होनी चाहिए ताकि वो कनेक्टेड लगे। सो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं और चीज़ों को लिखते हैं एक बाकायदा एक प्रॉपर सीक्वेंस में। लिख लेने के बाद फिर ऑब्वियसली हम उसको रिवाइज करते हैं। सो फाइन ट्यून करते हैं हम फ्लो को, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ फ्लो नहीं आ रहा, गैप आ रहा है, यहाँ किसी कनेक्टर की ज़रूरत है, ये वाला पैराग्राफ अगर पहले आ जाए तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ये वाला पैराग्राफ अगर बाद में चला जाए तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ये पैराग्राफ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, इसको स्किप कर देते हैं, ये यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है और रिसर्चेज ऐड कर देते हैं रेलेवेंट, तो वो हम ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम रिवाइजिंग की स्टेज पे करते हैं। थीसिस अलाइनमेंट हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरतीब से आनी चाहिए। यूजली जिस तरतीब से हेडिंग्स हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में दी होती हैं, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के अंदर सब हेडिंग्स, उसी तरतीब से हम जो हेडिंग्स हैं वो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो नई हेडिंग्स ऐड होती हैं वो तो खैर ऐड होती हैं, लेकिन जो हेडिंग्स हमने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में दी होती हैं उनको हम उसी सीक्वेंस में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि सीक्वेंस की जो फेमिलियरिटी है रीडर की वो मेंटेन रहे। अब अलाइनमेंट और जो साइटेशंस हैं, फिर हम ये भी इंश्योर करते हैं कि साइटेशंस सारी की सारी मौजूद हों, सही दी गई हूँ और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हूँ। Yes, Emma, you can get your topic approved any time before your submission date. लेकिन अब वो फिर आपने देखना है कि आपके पास कितना टाइम है उसको कंप्लीट करने के लिए। So, what are the 5 steps of writing? A literature review, planning, research, analyzing, drafting, and then revising. All right. Then comes the phase 1, that is strategic planning. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने अपना फोकस कैसे डिफाइन करना है। व्हाट इज द स्पेसिफिक थीसिस और रिसर्च क्वेश्चन द रिव्यू हेल्प्स डिफाइन। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो कंसर्न थीसिस या टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन क्या है बेसिक, जिस पे आपने अपना थीसिस लिखना है। Identifying a focus allows you to sort information and eliminate irrelevant data efficiently. जब आप अपना फोकस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जितना irrelevant डेटा है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। डिटर्मिन द टाइप, सबसे पहले तो आपने डेटा की टाइप भी डिटर्मिन करनी होती है, यानी जो आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से रेलेवेंट डेटा है उसको एक साइड पे करें, जो मैथडोलॉजिकल आपकी मैथडोलॉजी से रेलेवेंट डेटा उसको अलग हेडिंग में डालें, जो पॉलिसी से रिलेटेड डाटा उसको अलग करें, जो एम्पिरिकल रिसर्च से रिलेटेड डाटा यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव उसको अलग करें, जो आपकी जो टॉपिक का जो मेन जो टर्मिनोलॉजीज हैं उससे मतलब हर चीज़ जिस कैटेगरी में फॉल कर रही है उसको उस तरफ अलग अलग डालते जाएं। शहरबानो में माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ इंक्लूडेड इन व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, और उसका लिंक जो है वो ऊपर पिन हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। और टॉपिक आपने व्हाट्सएप पे अप्रूव नहीं कराना, यू विल हैव टू ईमेल इट टू मी। ईमेल एड्रेस भी मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में पिन किया हुआ है। देन यू हैव टू एस्टैब्लिश द स्कोप, कि स्कोप कितना रखना है आपने, कौन कौन सी चीज़ें आपने डालनी है और कौन सी कट ऑफ करनी है। ज़ाहिर है हर चीज़ दुनिया की आप अपने लिटरेचर रिव्यू में नहीं डाल सकते, थीसिस की एक लिमिट है, एक स्कोप है, उसके अंदर ही आपने रहना है। वर्ड लिमिट भी होती है तो उसके अंदर ही आपने रहना होता है। सो व्हाट आर द बाउंड्रीज, आपने फोकस तो सिलेक्ट करना है, उसके साथ साथ आपने बाउंड्रीज भी सेट करनी है कि कितना लेना है मैंने, किन किन चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। डिसाइड ऑन द टाइम इंटरवल, यानी कट ऑफ ईयर डिसाइड करें कि इस ईयर के आगे तक मैंने, इस ईयर से पीछे का डाटा मैंने नहीं लेना, इस ईयर से आगे का डाटा मैंने नहीं लेना, या इस मंथ से आगे का डाटा मैंने नहीं लेना, वो भी डिसाइड कर लें।
जियोग्राफिक रीजन्स डिसाइड कर लें कि अच्छा इस एरिया का डाटा मैंने लेना है और इस एरिया का डाटा मैंने इंक्लूड नहीं करना। लैंग्वेज ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, वो भी डिसाइड कर लें कि सिर्फ इंग्लिश का लेना है, इंग्लिश उर्दू दोनों का लेना है, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो उसका भी डाटा इंक्लूड करना है या नहीं करना, ये भी पहले से डिसाइड कर लें। Classic seminal documents should be included even if they fall outside the predefined time cutoff. क्लासिक सेमिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स जो उस फील्ड का कोर समझे जाते हैं। जैसे अगर हम फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उसमें हालीडे, नॉम चॉम्स्की, ये वो लोग हैं जो उसके कोर थ्योरिस्ट्स हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो उसके अपने कोर थ्योरिस्ट्स हैं। सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उसके अपने कोर थ्योरिस्ट्स हैं। साइकोलिंग्विस्टिक्स के अपने कुछ कोर थ्योरिस्ट्स हैं। तो वो अगर आपके टाइम लिमिट के बाहर भी जा रहे हो तो आपने उनको लाजमी इंक्लूड करना है। देन प्रोफेशनल रिसर्च, सिस्टमैटिक डिस्कवरी होती है, क्योंकि आपने रिसर्च करनी है और प्रोफेशनल वे में करनी है, तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना है और वो सिस्टम आप खुद बनाएंगे। तो आपने कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनानी है, सिनोनिम्स की एक लिस्ट बनानी है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस लाइक साइकिन्फो, एरिक, पबमेड, ताकि आपकी जो डिसिप्लिनरी जो रेलेवेंस है वो मेंटेन रहे। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स लाजमी इंक्लूड करने होते हैं, यानी जो रिसर्च पेपर्स और मैगजीन्स में छपे हुए हों। अवॉइड साइटिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से साइट करने को अवॉइड करें, रिसर्च पेपर्स के अंदर से साइट करने की कोशिश करें। यूज़ टूल्स लाइक ज़ोटेरो एंड मेंडले फ्रॉम डे वन, इन टूल्स को यूज़ करना शुरू करें ताकि आपकी जो बिब्लियोग्राफी और जो साइटेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। उनके अंदर आप अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दें। बेटा बताया ना कि क्लासिक सेमिनल वर्क्स वो वर्क्स होते हैं जो उस फील्ड के कोर वर्क्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास फर्डिनेंड ड सॉसर जो है वो उसका कोर थ्योरिस्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो नॉम चॉम्स्की और माइकल हालीडे जो हैं वो उसके कोर थ्योरिस्ट हैं। उनके बगैर आपके फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट ही नहीं होती। सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो फेयरक्लफ और वोडेक जो हैं वो उसके कोर थ्योरिस्ट हैं, उसके बगैर सोशल लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट ही नहीं होती। साइको लिंग्विस्टिक्स में जॉन पियाजे और जो हमारा वो जो बिहेवियरल स्कॉलर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो उसकी जो थ्योरीज हैं उसके बगैर आपकी साइको लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट ही नहीं होती। तो ये कोर थ्योरिस्ट हैं। तो अगर आपने टाइम फ्रेम वो बना लिया था जिसके अंदर इनके वर्क्स नहीं भी आ रहे तो भी आपने उनका रेफरेंस ज़रूर देना है, बिकॉज दे आर क्लासिक सेमिनल डॉक्यूमेंट्स। वो उस फील्ड का कोर हैं, उसके बगैर वो फील्ड कंप्लीट ही या वो थियरी कंप्लीट ही नहीं होती। So I hope now classic seminal works are clear. ऑब्वियसली अब आपने रिसर्च कर ली, अब आपने उस रिसर्च में जो मटेरियल इकट्ठा किया था उसको सिलेक्ट करना है। वेरिएबल रेलेवेंस हो आपके साथ, लेकिन वेरिएबल हो, यानी सिर्फ एक एंगल से ना कनेक्ट हो रहा हो। कुछ वर्क्स आपकी थ्योरी से कनेक्टेड होते हैं, कुछ वर्क्स आपकी मेथोडोलॉजी से कनेक्ट हो रहे होते हैं, कुछ वर्क्स आपके टॉपिक के अंदर जो 2-3 आपने एंगल्स या टर्म्स ली होती हैं उनसे कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट एंगल्स से उन वर्क्स को आपकी रिसर्च के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह से अगर आपने 2-3 रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं तो कुछ वर्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 से कनेक्ट हो रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 से, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो जो रेलेवेंस है वो वेरिएबल होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड वर्क्स आपने इंक्लूड नहीं करने, आपने अपनी रिसर्च के हर एरिया से कनेक्टेड वर्क्स को उसके अंदर इंक्लूड करना है। Cover research relevant to all variables being studied in your specific research question. Relationship priority भी आपने देनी है कि जो जितना ज़्यादा relevant work है वो पहले आएगा। चाहे let's suppose कि आपकी रिसर्च से सबसे ज़्यादा relevant work जो है वो 2025 में आया है, और उसके बाद का जो relevant work है वो 2023 में आया है, और जो उसके बाद का जो रेलेवेंट वर्क है वो 2024 में आया है। तो पहले 2025 वाला आएगा, फिर 2023 वाला आएगा, और फिर 2024 वाला आएगा, क्योंकि आपने तरतीब जो रखनी है वो रेलेवेंस के हिसाब से रखनी है, टाइम के हिसाब से नहीं रखनी।
तो जो जितना रेलेवेंट है वो पहले आएगा, और अगर आपको कोई वर्क स्किप करना पड़े तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा रेलेवेंट है वो आप रखेंगे, जो कम रेलेवेंट है उसको आप स्किप कर देंगे। तो रिलेशनशिप प्रायोरिटी जो है वो आपका एक कोर क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वेरिएबल रेलेवेंस हो, कि हर एंगल से रेलेवेंट वर्क्स आपने इंक्लूड करने हैं, सिर्फ एक एंगल नहीं देखना। दूसरा ये कि आपने रिलेशनशिप प्रायोरिटी देखनी है कि कौन सा कितना रेलेवेंट है। रिसर्च दैट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन और कॉजैलिटी बिटवीन वेरिएबल्स इज टॉप प्रायोरिटी। देन क्रिटिकल सिलेक्शन, रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू इंक्लूड एवरीथिंग यू हैव रेड। ये भी आपका दिल करता है कि जो कुछ आपने पढ़ा आप सब कुछ डाल दें, लेकिन आपने इसको भी रेजिस्ट करना है और सिर्फ उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो आपकी रिसर्च से रेलेवेंट हों। So you can take material from any source, but you have to rephrase it and you have to cite the source. Simple as that. Then weightage किसको आपने देना है, यानी priority किसको देनी है। Emphasize stronger studies, better measurements, consistent methods over weaker or exploratory ones। यानी आप जब रिसर्च को पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च ज़्यादा बेहतर की गई है, जिसमें ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है, जिसमें ज़्यादा एंगल से स्टडी किया गया है, डाटा ज़्यादा सॉलिड है, उसको प्रायोरिटाइज करें एज़ कम्पेयर टू वो रिसर्च जिसमें बस सरसरी सी स्टडी की गई है। सो जब आप अपना मटेरियल सेलेक्ट करें तो यू विल हैव 4 क्राइटेरियाज। वन इज़ वेरिएबल रेलेवेंस, सेकंड वन इज़ रिलेशनशिप प्रायोरिटी, थर्ड वन इज़ क्रिटिकल सिलेक्शन एंड द फोर्थ वन इज़ वेटिंग। ये इन 4 क्राइटेरियाज को जहन में रख के आप अपना लिटरेचर रिव्यू का मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। देन कम्स द एवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट मटेरियल। आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अब आपने उसको एवेल्युएट भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट करेंगे आप, अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं। आप वहाँ से जो उन लोगों ने किया उसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन यू इंटरप्रेटेड, और जो आपकी अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन होती है आप उसको अपनी रिसर्च में लिखते हैं। सो क्राइटेरिया क्या होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है अथॉरिटी का। हाई क्वालिटी सोर्स कौन सी होती है, जो पीयर रिव्यूड हो, रेप्यूटेबल पब्लिशर हो, यानी जितनी ज़्यादा रेप्यूटेशन अच्छी होगी पब्लिशर की, पीयर रिव्यूड होंगे जर्नल्स, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और अगर सोर्स कौन सी सोर्सेज जो हैं वो हाई क्वालिटी होती हैं, पीयर रिव्यूड रेप्यूटेबल पब्लिशर्स, क्लियरली डिफाइंड रिगरस डिज़ाइन हो जिस रिसर्च का, मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिविटी जिसमें ज़्यादा हो, यानी डिस्कशन बैलेंस्ड की गई हो, लिमिट्स को एक्नॉलेज किया हो उस रिसर्चर ने। रिसेंसी हो, यानी इंक्लूड्स लेटेस्ट डाटा एंड ब्रेक थ्रूस, यानी उस रिसर्च में उस रिसर्चर ने जो उसके टाइम तक का जितना लेटेस्ट डाटा था और ब्रेक थ्रूस थे वो उसने इंक्लूड किए हुए थे, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है। इसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी सोर्सेज। यानी अथॉरिटी के हिसाब से जो जर्नल था या जो वर्क था वो पीयर रिव्यूड था और रेप्यूटेबल पब्लिशर ने पब्लिश किया था। मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियरली डिफाइंड मेथोडोलॉजी थी और डिज़ाइन जो था वो रिगरस था, यानी बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया गया था, ऐसे ही बस इधर उधर से छाप छाप के नहीं बना दिया गया था मोटा मोटा सा। ऑब्जेक्टिविटी क्लियर थी, यानी बैलेंस डिस्कशन थी, लिमिट्स को एक्नॉलेज किया गया था कि ओके मेरी रिसर्च की ये लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ें मैंने की हैं और ये चीज़ें ये रिसर्च इस रीज़न की वजह से नहीं कर पाई, ये क्लियरली उसने एक्नॉलेज किया हुआ हो। फिर रिसेंसी हो, यानी लेटेस्ट डाटा जो है वो इंक्लूड किया गया हो और ब्रेक थ्रूज को इंक्लूड किया गया हो, इनको हम कहते हैं हाई क्वालिटी सोर्सेज। लो क्वालिटी सोर्सेज कौन सी होती हैं, सेल्फ पब्लिश्ड, यानी किसी ने खुद से अपने पैसे पे छाप दी हो कोई चीज़। अनवेरीफाइड वेब कंटेंट हो जिसको आप कहीं और से वेरीफाई ना कर सकते हो, यानी किसी ने खुद ही अपनी कोई वेबसाइट या ब्लॉग बनाया हुआ हो। फिर एम्बिगुअस मेथडोलॉजी हो, यानी समझ ना आ रहा हो कि ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है और उसने किस स्कॉलर का मेथड लिया है। स्मॉल या बायस्ड सैम्पल्स हों, यानी 8-10 लोग ले लिए हों, अपने दोस्तों पे ही रिसर्च कर ली हो, अपने ही स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर ली हो 8-10 लोगों को लेके, वो होती है बायस्ड मेथडोलॉजी या बायस्ड सैम्पल। देन कम्स ऑब्जेक्टिविटी, क्लेम्स टू प्रूव अ डेफिनेटिव ट्रूथ,
यानी बस ये कह रहा हूँ कि बस ये चीज़ साबित हो गई है, मैंने रिसर्च की और ये चीज़ प्रूव हो गई 100%। ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती जो किसी भी चीज़ को 100% प्रूव कर दे, स्पेशली इन सोशल साइंसेस। तो वो फिर हम ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं कहते, तो वो क्या होगी, लो क्वालिटी सोर्स होगी। फिर रिसेंसी यानी रिलाइज ऑन आउटडेटेड थीरीज और डेटाबेसेस, यानी उस पर जो थीरीज और डेटाबेसेस यूज़ की गई हैं वो पुरानी थी और वो अपडेटेड नहीं थी, तो उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, लो क्वालिटी सोर्स। तो ये आपका क्राइटेरिया है हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी सोर्स को जज करने का, कि जो सोर्स आप ले रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए, अगर उस वो अथॉरिटी, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी और रिसेंसी के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती तो वो लो क्वालिटी सोर्स है। अगर वो इन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरती है तो वो हाई क्वालिटी सोर्स है। देन यू विल प्रेफर कि आप हाई क्वालिटी सोर्सेज ही इंक्लूड करें, एंड यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप लो क्वालिटी सोर्सेज को इंक्लूड ना करें। देन कम्स द 4 एनालिटिकल टास्क, यानी जब हमने डाटा ले लिया, हमने अपनी सोर्सेज को एवेल्युएट कर लिया कि ये हाई क्वालिटी सोर्सेज ही हमने सिर्फ लिए, अब हमने उसको एनालाइज करना शुरू किया अपने डाटा को। सबसे पहले तो हम उसको समराइज करेंगे, रीकैप द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोर्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अपने वर्ड्स में उसको समराइज करें। देन सिंथेसाइज करें, यानी फाइंड कनेक्शंस एंड इंटरवाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स। जो जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिलती जुलती है उनको इंटरकनेक्ट करके एक ही जगह पे लिखें और फिर इकट्ठा साइट कर दें। जैसे अक्सर आप लोगों ने, अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि ब्रैकेट में 3-4 ऑथर्स और डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए होते हैं, क्योंकि वो 3-4 रिसर्चेज में जो मिलती जुलती इंफॉर्मेशन थी उसको एक ही सेंटेंस में उन्होंने क्लब कर दिया होता है। फिर क्रिटिक, असेस द वर्थ एंड एवेल्युएट द स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ऑफ द वर्क, यानी उसकी क्रिटिक भी करें और फिर कंपेयर भी करें। रिलेट डिफरेंट स्टडीज टू सी व्हाट इज न्यू, डिफरेंट और कंट्राडिक्टरी, यानी रिलेट करें कि हॉलीडे ने ये कहा था लेकिन जो फेयर क्लब है उसने ये कहा है, और इन दोनों की स्टडी में ये डिफरेंस है। हॉलीडे ने ये कहा और फेयर क्लफ ने भी ये कहा, तो इनकी रिसर्च में ये सिमिलैरिटी है। ये डिफरेंस है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं और जो सिमिलैरिटी है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। ओके, फिर एक स्ट्रैटेजी होती है फनल स्ट्रैटेजी। फनल्स जैसे इस तरह से फनल की ये शेप है, इस तरह से नीचे से नैरो होती है और ऊपर से बिल्कुल ओपन होती है। इसको इस तरह से अगर आप चलें, यानी आप नैरो से ब्रॉडर की तरफ जाएं, तो उसको हम कहते हैं फनल स्ट्रैटेजी। तो फनल स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, डिफाइन ड्राफ्टिंग शुड फॉलो एन इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद ब्रॉड थीमेटिक बैकग्राउंड एंड नैरो डाउन टू स्पेसिफिक स्टडीज मोस्ट रेलेवेंट टू योर रिसर्च। यानी आप ब्रॉड से स्टार्ट करते हैं और आप नैरो डाउन करते करते अपनी रिसर्च तक, स्पेसिफिक तक आते चले जाते हैं। This approach naturally builds the argument for your research question, showing it as the inevitable next step. इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ब्रॉड से अपनी रिसर्च की तरफ नैरो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है, तो आपको ये पता चलता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितने दिन में जो आपकी जो रिसर्च है वो लॉजिकली आप ही की रिसर्च इसका नेक्स्ट स्टेप बनती है जब आप ब्रॉड से नैरो की तरफ आते हैं। तो गोल क्या होता है जायंट फनल स्ट्रेटजी का, मूव फ्रॉम ब्रॉड स्कॉलरशिप टू अ लेजर फोकस ऑन योर प्रपोज स्टडी। यानी आप ब्रॉडर पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और नैरो करते जाते हैं आप अपना जो स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन है उस तक।
थीमेटिक अप्रोच, ये दूसरी अप्रोच है लिटरेचर रिव्यू लिखने की। इसमें आप कॉन्सेप्ट सेंट्रिक स्टार्ट करते हैं, यानी आप स्टडीज़ को ग्रुप करते हैं रेकरिंग आइडियाज़ के हिसाब से, कॉन्सेप्ट्स और डिबेट्स के हिसाब से। यानी हम पब्लिकेशन डेट पे नहीं जाते कि कौन सी रिसर्च कब पब्लिश हुई है, हम उनको आइडियाज़ के हिसाब से क्लब करते जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप वोकेबलरी लर्निंग पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसके अंदर जो वोकेबलरी रिटेंशन से रिलेटेड जितनी स्टडीज़ हैं आप उनको एक जगह पे ग्रुप कर लेते हैं। आपकी जितनी रिसर्चेस जो हैं वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, उनको आप एक जगह क्लब कर लेते हैं। जितनी स्टडीज़ जो हैं वो रोट लर्निंग से रिलेटेड है, उनको एक जगह क्लब कर लेते हैं। जितनी स्टडीज़ जो हैं वो पिक्चर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर लर्निंग से रिलेटेड है, उनको एक जगह क्लब कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं थीमेटिक अप्रोच, यानी आप थीम के हिसाब से अपनी स्टडीज़ को क्लब करते जाते हैं। फिर स्कॉलरली डायलॉग इससे क्रिएट हो जाता है, यानी एक डायलॉग बनता जाता है, क्योंकि ये थीम है इसके हवाले से ये बातें की गई, ये थीम है इसके हवाले से ये बातें की गई। क्रिएट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड अक्रॉस डिफरेंट इरास। इससे ऐसे लगता है कि जैसे तरतीब से एक बात हो रही है। 1980s में एक बंदा ये कह रहा था, 2005 में एक बंदा ये कह रहा था, और उनकी स्टडीज़ में ये लिंक क्रिएट हो रहा है। इससे एक एनालिटिकल डेप्थ आ जाती है आपके लिटरेचर रिव्यू में। सो हाई लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपकी रिसर्च में रिक्वायर्ड हो, स्पेशली सब फील्ड्स और अप्रोचेज़ में, यानी अगर आपने मल्टीपल थेरीज और मल्टीपल मेथडोलॉजीज लगाई हैं या आप 2-3 एंगल्स से किसी चीज़ को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो फिर थीमेटिक अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। अगर आप किसी एक या दो एंगल से ही अपना टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और एक आधी थेरी और मेथडोलॉजी लगा रहे हैं, तो जो फनल स्ट्रेटजी है दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर लिटरेचर रिव्यू। सो कंसेंसस वर्सेस डिबेट वाली एक बात आ जाती है थीमेटिक अप्रोच में, कि हम वो एरियाज़ को डिस्कस करते हैं जिनमें डिसएग्रीमेंट है स्कॉलर्स के अंदर, और हाईलाइट करते हैं कि कहाँ कहाँ थीरीज और फाइंडिंग्स में इनकन्सिस्टेंसीज हैं, और फिर उन इनकन्सिस्टेंसीज के थ्रू हम अपना रिसर्च गैप एस्टैब्लिश करते हैं। यानी हम कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली रिसर्चेस को इकट्ठा करते जाते हैं, उनके दरमियान एक डायलॉग क्रिएट करते हैं, उनके अंदर जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और वो हाईलाइट करते करते हम अपने रिसर्च गैप को हाईलाइट कर देते हैं। सो दैट इज़ थीमेटिक अप्रोच। तो एक अप्रोच क्या है लिटरेचर रिव्यू लिखने की? फनल अप्रोच, जायंट फनल अप्रोच। सेकेंड वन इज थीमेटिक अप्रोच। अब ये तो हो गया यू कैन से के थ्योरेटिकल aspects of literature review chapter. I hope these aspects are clear. अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, then we will move on to how to organize your literature review chapter. So organizing strategies, कौन सी strategies हैं जो हम अपने थीसिस का कंटेंट ऑर्गेनाइज कर, लिटरेचर रिव्यू का कंटेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? So there are some alternative structural patterns. एक है क्रोनोलॉजिकल, यानी क्रोनो मीन्स टाइम। सो हम टाइम के हिसाब से रिसर्चेस को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं, कि हम डेवलपमेंट करते हैं टॉपिक की, किसी भी थीम की टाइम के हिसाब से, कि 1950 में ये जो कॉन्सेप्ट था, लाइक लेट्स सपोज इको क्रिटिसिज्म। सो 1950 में इस पे फलां स्कॉलर ने ये कहा, फिर 1980 में किसी ने ये कहा, फिर 85 में किसी ने ये कहा, फिर 90 में ये कहा, और ओवर द टाइम इसके हवाले से जो रिसर्चेज होती रही उनमें ये डिस्कवरीज या ये फाइंडिंग्स होती रही, और परसेप्शंस में और नॉलेज में ये चेंजेस आते रहे। तो स्पेशली अगर आपने वर्जन ए से वर्जन बी तक की इवेल्युएशन बतानी हो, यानी चेंजेस बताने हों ओवर टाइम, कि ये स्कॉलरली चेंजेस आए हैं या इस चीज़ में ये ओवर द टाइम चेंजेस आए हैं, तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली उस सेक्शन का लिटरेचर रिव्यू। दूसरा तरीका क्या होता है? सेमिनल स्टडी, यानी आप अपनी स्टडी को इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जितनी इम्पॉर्टेंट स्टडी होती हैं आपकी सर्च से, जितनी रेलेवेंट है स्टडी वो पहले आएगी, जो उससे कम रेलेवेंट है वो उसके बाद आएगी, जो उससे कम रेलेवेंट है वो उसके बाद आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप कम रेलेवेंट से स्टार्ट लेके मोस्ट रेलेवेंट पे एंड कर दें। दोनों तरीक़ों से, यानी आप या तो मोस्ट रेलेवेंट से स्टार्ट करें और कम रेलेवेंट पे एंड करें, या मोस्ट लीस्ट रेलेवेंट से स्टार्ट लें और मोस्ट रेलेवेंट पे जाके एंड कर दें।
उस हिसाब से भी आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और अगेन ये सेक्शन टू सेक्शन वेरी भी कर सकता है, यानी अगर एक सेक्शन में आपने चेंजेस ओवर टाइम दिखाने हैं तो वहाँ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर लें। एक सेक्शन में अगर आपने ये बताना है कि कोई इम्पॉर्टेंट राइटर था जिसने कोई एक थ्योरी दी और फिर बाकी लोगों ने उसको डेवलप किया, तो उसमें आप सेमिनल स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर मेथोडोलॉजिकल तरीके से भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, आप क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को, इनोवेटिव वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोचेस को आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि ओके ये वो चीज़ें थी, ये वो स्टडीज़ हैं जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ये वो स्टडीज़ हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हुई हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। क्वालिटेटिव रिसर्चेज की ये फाइंडिंग्स थी, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज की ये फाइंडिंग्स थी, इनोवेटिव स्टडीज़ की ये फाइंडिंग्स थी अप्रोचेस की, और जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस अप्लाई हुई इस टॉपिक पे उनकी ये फाइंडिंग्स थी और उनमें ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंसेस बताने हों तो फिर आप मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। यानी अगर आपने ये बताना हो कि पहले ये रिसर्च, ये जो अप्रोच थी ये आई, फिर ये अप्रोच आई उसके अगेंस्ट, अप्रोच ए ये थी, अप्रोच बी ये आ गई। यानी 1950s में एक राइटर ने ये अप्रोच दी, 1980s में एक राइटर ने ये अप्रोच दी। अप्रोच ए के अकॉर्डिंगली लोगों ने इस तरीके से, जैसे अगर आप लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो पहले हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, फिर उसके बाद डायरेक्ट टीचिंग का मेथड आया, फिर इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेटिव अप्रोच आ गई, फिर इसके बाद हमारे पास वो आ गया ऑडियो लिंगुअल मेथड आ गया। तो ये डिफरेंट वर्जन्स थे जो डिफरेंट टाइम्स में आए। तो अगर हमने इन वर्जन्स का बताना हो कि कौन कौन सा वर्जन आया और उस पर फिर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो, या कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए गए फॉर टीचिंग लैंग्वेज, तो आप वर्जन्स की बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप वर्जन ए, वर्जन बी, वर्जन सी, तो फिर आप तरतीब से चलेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। इसी तरह से अगर आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं कि फेमिनिज्म की ये अप्रोच आई, उसके अंदर ये चीज़ें कम थी, फिर उसके बाद ये अप्रोच आई, उसने इसमें ये एडिशन की, फिर उसके बाद ये अप्रोच आई और उसने इसमें ये एडिशन की, तो भी आप टाइम वाइज सीक्वेंस में चलेंगे, तो ये वर्जन ए, वर्जन बी। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम वाइज सीक्वेंस में मूव करेंगे। अगर आपने ये बताना हो, जैसे अगर हम ये कहें कि जो स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी थी वो डिसॉशर ने दी, सबसे मेन वर्क था उसका, उसके बाद ये लोग जो थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसको डेवलप किया। तो उसमें से कोई एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसने 1950s में काम किया हो, लेकिन उसका काम ज़्यादा पावरफुल हो, उसने ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन की हो एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने 1945 में काम किया था। तो फिर जिसने 1950 में काम किया उसका काम हम पहले मेंशन करेंगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने 1945 में काम किया था, क्योंकि उसका वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर हम सेमिनल स्टडी की अप्रोच फॉलो करेंगे। और मेथोडोलॉजिकल में हम ये देखें कि क्वांटिटेटिव जो स्टडी मेथड्स यूज़ करके भी इस टॉपिक पे, इस एरिया पे रिसर्च हुई, क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करके भी रिसर्च हुई, क्वांटिटेटिव की ये रिजल्ट्स आए, क्वालिटेटिव के ये रिजल्ट आए। ट्रेडिशनल अप्रोचेस से भी ये चीज़ पढ़ाई गई, इनोवेटिव से भी ये पढ़ाई गई, यानी जैसे हम वोकेबलरी की टीचिंग की बात कर रहे हैं कि रोट लर्निंग के थ्रू भी लर्न कराई गई, पिक्चर स्टडीज़ या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कराई गई और उनके ये रिजल्ट्स आए। तो उसमें जब हम उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे तो फिर उसमें हम मेथोडोलॉजिकल अप्रोच से स्टडीज़ को करेंगे कि पिक्चर स्टडी से जो बच्चों की लर्निंग की जो रिसर्चेस थी उनके ये रिजल्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल या रोट लर्निंग की जो रिसर्चेस थी उनके ये रिजल्ट हैं। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, मेथोडोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। सो आई होप सबा नाउ इट इज क्लियर। Then comes thematic perspective. A thematic structure forces you to engage with the material on a deeper level. जब आप थीम के हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको डीपर लेवल पे मटेरियल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये इस थीम को किस एंगल से स्टडी कर रही है। इसमें ये पहले तो आप ये देखते हैं ऑब्वियसली कि ये थीम इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती है तो किस एंगल से करती है, किस हद तक करती है, किस तरह करती है। तो आप क्या करते हैं, आप उस मटेरियल के साथ एक डीपर लेवल पे एंगेज करते हैं
ट्रांसफॉर्मिंग यू फ्रॉम अ रिपोर्टर इनटू एन एनालिस्ट हु इज एक्टिवली शेपिंग अ नैरेटिव। अब आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी इनपुट इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो जाती है। सो जो लिटरेचर रिव्यू है वो क्या है, बेसिकली आपकी इनपुट है, आपका एनालिसिस है, यू आर एक्टिवली एंगेजिंग विद द मटेरियल। फिर अब आपका लिटरेचर रिव्यू जो है, आप उसका इंट्रोडक्शन का भी एक पैराग्राफ लिखेंगे, आप एंड में उसका एक कंक्लूजन का पैराग्राफ भी लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखेंगे और कंक्लूजन का पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के चैप्टर्स नहीं हैं, ये बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ्स हैं लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के। सो इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले तो आप उसका स्कोप बताएं कि इंडिकेट व्हाट विल एंड वॉन्ट बी कवर्ड, यानी आप पहले पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि आपके लिटरेचर रिव्यू किस किस चीज़ को डिस्कस करेगा और किस किस चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंस बताएं आप कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा है, और जो वो डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई दिस रिसर्च फील्ड मैटर्स, ये जिस रिसर्च फील्ड को आप स्टडी करने जा रहे हैं वो मैटर क्यों करती है। चूंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है तो आप एक दो सेंटेंसेस में बताएंगे, जैसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर का पैराग्राफ था 5 सेंटेंस अप्रोच थी, उसी तरह से आप इसको भी मतलब 5 सेंटेंस अप्रोच या 6 सेंटेंस अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपने ये लाजमी बतानी है। कौन सी, एक तो स्कोप, व्हाट विल एंड वॉन्ट बी कवर्ड, इम्पॉर्टेंस, वाई दिस रिसर्च फील्ड मैटर्स, देन थीसिस स्टेटमेंट, ऑफर एन आर्गुमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ द लिटरेचर, यानी अपना टॉपिक और जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये स्टडी होनी चाहिए, वो आप क्लियरली अपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लिखेंगे, क्योंकि उसी के बेस पर, उसी के अकॉर्डिंगली तो आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं ना। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो व्हाट विल एंड वॉन्ट बी कवर्ड, दूसरा ये कि वाई दिस रिसर्च फील्ड मैटर्स, और तीसरा ये कि आपने आर्ग्यूमेंट देना है स्टेट ऑफ लिटरेचर के बारे में, यानी आपने अपना टॉपिक और अपना क्लेम दोनों मेंशन करने हैं। अब आप करने लगे हैं रिसर्च गैप लिखने के बाद अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखने लगे हैं, उसमें सबसे पहले आप सिंथेसिस देंगे, समराइज मेजर फाइंडिंग्स एंड क्लोजर, यानी जो मेन पॉइंट्स आपके लिटरेचर के थे उनको आप समराइज करेंगे। डिस्कस स्पेसिफिक इश्यूज पर्टिनेंट टू फ्यूचर स्टडी, जो कोई गैप्स थे इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करें, बेशक आप कॉमा डाल के एक ही सेंटेंस में उनको निपटा दें। आइडेंटिफाई द स्टडी दैट विल फॉलो, यानी आपकी अपनी जो स्टडी है उसको दोबारा से एक तरह से रीफ्रेश कर दें कि ये स्टडी जो है वो आप कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो कंक्लूजन में क्या होगा, एक तो आप जो मेजर फाइंडिंग्स थी आपके लिटरेचर रिव्यू की उनको आप रीइटरेट करेंगे, यानी रीराइट करेंगे, फिर जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए थे उनको रीराइट करेंगे, और फिर जो आप स्टडी करने जा रहे हैं उसको रीराइट करेंगे। सो ये होगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ फॉर लिटरेचर रिव्यू। अब ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इसके, पॉइंट फर्स्ट राइटिंग, स्टार्ट पैराग्राफ्स विद अ क्लियर स्कॉलरली पॉइंट, देन ब्रिंग इट्स इन स्टडीज दैट सपोर्टेड, यानी हर पैराग्राफ का कोई एक मेन पॉइंट या टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, उससे आप स्टार्ट लें और फिर उससे रेलेवेंट जितनी स्टडीज़ हैं उनको मेंशन करना शुरू करें। फ्लूइड ट्रांजिशंस होनी चाहिए सैम्पल लैंग्वेज की तरह, जैसे इन कंट्रास्ट, सिमिलरली, जेड मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड एक्स वर्क। सो इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, यानी ट्रांजिशन मार्कर्स जिनको हम कहते हैं, उनको ज़रूर इसमें इंक्लूड करें। समय रेपिटेशन नहीं होती, आप उसको न्यू वर्ड्स में रिफ्रेस करेंगे। एज आई सेड कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और आपने रिपीट करनी हैं। जो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बैकग्राउंड में लिखेंगे वही चीज़ें डिफरेंट वर्ड्स में आप अपने लिटरेचर रिव्यू में भी लिख रहे होंगे, और लिटरेचर रिव्यू में जो आप अपनी थ्योरीज और मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे वही एक्सप्लेनेशंस आप अपने मेथोडोलॉजी चैप्टर में भी दे रहे होंगे। जो चीज़ें आप डाटा एनालिसिस में करेंगे वही चीज़ें आप अपनी कंक्लूजन्स में भी दे रहे होंगे। तो चीज़ें रिपीट होती हैं, यू जस्ट हैव टू चेंज द वर्ड्स। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना कि एक चैप्टर में अगर आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में जो पैराग्राफ लिखा था वही आप लिटरेचर रिव्यू में भी छाप दें।
देन प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए आपकी, अवॉइड अनप्रोफेशनल चीकीनेस और प्योरली इमोशनल अपील्स, इमोशनल अपील्स नहीं होनी चाहिए आपकी। और कोई, चूंकि एक स्कॉलरली एकेडमिक राइटिंग है तो उसमें फनी जोक्स और इस तरह की पन्स और जो इस तरह की जोक वाली लैंग्वेज होती है, फनी लैंग्वेज होती है, वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट, एकेडमिक, प्रोफेशनल, फोकस्ड। देन रिलेशनशिप मैपिंग आपने करनी है। एपीए हेडिंग्स डू नॉट सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल ट्रांजिशंस बिटवीन आइडियाज, यानी अगर आपने हेडिंग दे दी है उसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज नहीं करने या पिछली हेडिंग को अगली हेडिंग से और अगली हेडिंग को पिछली हेडिंग से कनेक्ट नहीं करना। आइडिया वाइज, आइडिया वाइज चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सो व्हाट आर एडवांस ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल्स? पॉइंट फर्स्ट राइटिंग, fluid transitions, then professional tone and relationship mapping, यानी हर पॉइंट, हर हेडिंग पिछली और अगली हेडिंग से कनेक्टेड होनी चाहिए। और रिसर्च इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू चैप्टर में कुछ भी आपने लिखा है किसी और सोर्स से लिया है, उसकी साइटेशन मिस नहीं होनी चाहिए, साइटेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। और साइटेशन दी है तो आगे रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस लिस्ट में अगर कोई नाम है तो उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन मौजूद होनी चाहिए। Citing is not just about direct quotes, it is about documenting it, the origin of ideas. Paraphrase key ideas meticulously and use quotations only for utmost precision. यानी चंद एक कोटेशंस आप डायरेक्ट यूज करते हैं, बाकी सारे जितने भी आइडियाज आप दूसरों के लेते हैं लिटरेचर रिव्यूज में उनको आप रीफ्रेज करते हैं अपने वर्ड्स में, लेकिन फिर भी आपने उसकी साइटेशन देनी होती है कि ये आइडिया किसी और का है। यानी आप आइडिया को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप वर्ड्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं चाहे इन्वर्टेड कॉमर्स में, आपने उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और अपनी इवैल्यूएशन देनी है, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ साइटेशन देनी है क्योंकि बहरहाल वो आइडिया आपका नहीं है। इन अ प्रोफेशनल रिव्यू लिमिट योरसेल्फ टू 1 or 2 essential quotes maximum to maintain your own scholarly voice, यानी एक दो से ज़्यादा कोट्स, डायरेक्ट कोट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि आपकी अपनी स्कॉलरली वॉइस है, आपका अपना एनालिसिस है लिटरेचर रिव्यू, दूसरों के वर्ड्स नहीं हैं। दिस इज योर थीसिस। देन कम्स द चेकलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल एंड इंट्रो, यानी जो चैप्टर का टाइटल है और जो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इज द टाइटल कंसिस्टेंट विद कंटेंट? इज द स्कोप डिफाइंड? Thesis statement: does the review have a clear scholarly claim? Body and flow: are topics and tenses clear? Do transitions develop fluency? Synthesis: have I balanced summary with critical analysis? Citations: are records accurate? Is plagiarism strictly avoided? Okay, now if there are any questions you can ask. Basically, your literature review should provide an overview of the state of research, resist the temptation to include everything, focus on shaping your argument. If there are any questions, you can ask them in the comments.